हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रगति पथ। मैं दीपाली आप लोगों का प्रगति पथ पर स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है सीटेट की? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि हमारे चैनल पे हर ईयर की पीवाईक्यू रिवाइज करवाए जा रहे हैं। और ये तो शायद बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि पीवाईक्यू का सीटेट में कितना महत्व है ना? तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, हमारी मैथमेटिक्स की पीवाईक्यू की सीरीज़ में ये मैथमेटिक्स की 12th क्लास है। ठीक है, अभी तक की कोई भी क्लास अगर आप लोगों ने मिस की है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम अपनी आज की ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं वर्ड प्रॉब्लम आती हैं तो वह प्राय पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुना करूं या भाग। इस तरह के क्वेश्चन आपको क्या बताते हैं? When faced with word problem, Rajan usually asks, should I add or subtract? Should I multiply or divisible? Such question suggest. ये क्वेश्चन क्या सजेस्ट करते हैं कि राजन कक्षा में बाधा डालने का अवसर खोजता है, राजन सीक्स अपॉर्चुनिटी टू डिस्टर्ब द क्लास, या फिर राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, राजन हैज़ प्रॉब्लम इन कॉम्प्रीहेंडिंग लैंग्वेज, या फिर राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, राजन लैक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर ऑपरेशंस, या फिर राजन जोड़ और गुना नहीं कर सकता, राजन कैन नॉट ऐड और मल्टीप्लाई। तो देखिए, जब भी वर्ड प्रॉब्लम सामने आई ना, उसने पूछा मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड, क्या करूं? तो देखिए फर्स्ट तो नहीं होगा। वो क्यों? मतलब क्लास को डिस्टर्ब करेगा, ऐसा तो कोई बच्चा भी नहीं करता है ना। उसको भाषा समझने में प्रॉब्लम होती तो वो ये आंसर क्यों करते कि जमा करूं या घटा करूं, है ना। और जोड़ और गुना, यहाँ तो सभी ऑपरेशंस, वो चारों ऑपरेशन की बात कर रहा है ना, कोई दो ऑपरेशन की तो बात नहीं कर रहा। तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड, ये उनकी प्रॉब्लम है कि राजन को संख्या क्रियाओं का नहीं पता, मतलब उनको नंबर ऑपरेशंस का नहीं पता। आपको भी पता है कि मैथ्स में 4 नंबर ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो उनको इनके बारे में नहीं पता। ठीक है, उनको अभी इसकी इतनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, इसीलिए वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि when teaching shapes a teacher can plan a trip of historical places as, क्यों बनाएगा वो? उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। शी हैज़ कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द सिलेबस वेल इन टाइम एंड नीड टू प्रोवाइड लेजर। यह गणित की योजना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेक्षपरक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। इट वुड बी अ गुड ब्रेक फ्रॉम द रूटीन मैथमेटिक्स क्लास एंड एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव कम्युनिकेटिव स्किल। या फिर क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसीलिए ये जरूरी है। फील्ड ट्रिप्स हैव बीन रिकमेंडेड बाय सीबीएसई, सो दैट ये मस्ट है। ठीक है, आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। शेप्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी आर्किटेक्चर, सच ट्रिप्स एनकरेज कनेक्शन अक्रॉस डिसिप्लिन। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि टीचर को क्या पढ़ाना है, बच्चे को शेप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। उसके लिए वो हिस्टोरिकल प्लेस का ट्रिप मतलब बना रही हैं। क्यों बना रही हैं, क्यों प्लानिंग कर रही हैं और क्यों कर सकती हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, उन्हें मतलब छुट्टी चाहिए, तो नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, है ना। गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा, मतलब सिर्फ स्पेशल आप मैथमेटिक्स की क्लास से छुट्टी लेना चाह रहे हो, या फिर सीबीएसई ने ज़रूरी कर दिया है तो इस वजह से आप बच्चों को घुमाने जा रहे हो? नहीं। तो देखिए क्या होता है, कोई भी शेप होती है,
कोई भी किसी भी तरह की, जैसे वास्तुकला होती है, मतलब कोई भी, मान लो आप बच्चे को कोई किला दिखाने लेके जा रहे हो, तो वहाँ पे देखो किस शेप से वो बना हुआ है, कैसे कैसे उसके गुंबद बने हुए हैं। आप ये बातें बच्चे के साथ कर सकते हो। इससे क्या होगा, मतलब बच्चे को पता लगेगा हाँ कि ये पर्टिकुलर चीज़ इस शेप की बनी हुई है ना। आप लोगों ने देखे ना, जो पिलर्स बने होते हैं इस तरह से बने होते हैं, ऊपर इस तरह से उठे होते हैं। तो इस बारे में बात हो सकती है। और ये क्या होगा, ये जो इन्होंने चूज़ किया है, इससे सभी सब्जेक्ट्स का एक आपस में कनेक्शन बन जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि जो शेप्स होंगी वो इंटीग्रल पार्ट होती हैं किसी भी आर्किटेक्चर का, और हमें बच्चों को शेप का ही तो कंसेप्ट क्लियर करना है। और आपस में क्या होगा, सभी विषयों के आपसी संबंधों को वो अंकरेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन है, जरूर आते हैं आजकल ऐसे क्वेश्चन, और एनसीएफ में से भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। द एनसीएफ 2005 कंसीडर दैट मैथमेटिक्स में ना involves a certain way of thinking and reasoning. From the statement given below, pick out one which does not reflect the above principle. तो क्या बात आई, सोचने और तर्क की बात आई। प्रस्तुत अभी देखो इसमें कौन सा बेस्ट होगा, इसमें होगा फोर्थ वाला। ये उद्देश्य नहीं है, क्यों नहीं है, देखो इन्होंने क्या बोला, सोचने एवं तर्क, मतलब हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, बच्चों को मतलब मौका दे रहे हैं कि वो रीजनिंग करें, वो सोचें। तो जब हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूले की बात करते हैं, वो तो निर्धारित होता है, किसी भी चीज़ का फॉर्मूला तो निर्धारित होगा ना, तो बच्चे उसमें क्या सोच पाएंगे, नहीं ना। तो वो इस प्रिंसिपल को, ये जो ऑप्शन है वो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाएं। सीक्वेंस द फॉलोइंग टास्क एज दे आर टेकन अप वाइल डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट। जब हम बच्चों को मेजरमेंट की अवधारणा पढ़ाएंगे तो बहुत सारे कार्य होंगे, उन कार्यों को हमें एक सीक्वेंस में लगाना है। ये क्या है, ये एक क्वेश्चन है, आप लोगों को बोला गया है, आप लोगों को नीचे स्टेप्स बताए हुए हैं, आप लोगों को उनको क्या करना है, एक सीरीज में लगाना है। तो देखिए, फर्स्ट देखिए, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। लर्नर्स यूज स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर लेंथ। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। लर्नर्स यूज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर द लेंथ। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को स्थापित करते हैं। लर्नर्स वेरीफाई ऑब्जेक्ट्स यूजिंग सिंपल ऑब्जर्वेशन। शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। लर्नर्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मैट्रिक यूनिट्स। तो देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, आपको ये जो टास्क दिए हुए हैं ना, इनको एक सीक्वेंस में लगाना है कि जब भी बच्चा मेजरमेंट की बात करता है तो वो सबसे पहले इनमें से कौन सा कार्य करता है। तो देखिए, सबसे CBAD ऑप्शन नंबर थर्ड। तो देखिए, बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, अवलोकन करेगा, ऑब्जर्व करेगा ना उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट के बारे में। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन आएगी बच्चे की। उसके बाद बच्चा क्या करेगा, अमानक इकाई, नॉन स्टैंडर्ड जो थिंग्स यूनिट्स होंगी उनके थ्रू उसको मापेगा। उसके बाद वो मानक इकाई पे जाएगा, और सबसे लास्ट वो क्या होगा, मैट्रिक इकाइयों का आपस में रिलेशन समझेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में लगाना था। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट होगा। CBAD, सबसे पहले ऑब्जर्व करना आएगा, देन अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, देन स्टैंडर्डाइज वाली इकाइयों का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद क्या करेगा बच्चा, डिफरेंट मैट्रिक इकाइयों का आपस में रिलेशन देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाएं। सीक्वेंस द फॉलोइंग टास्क एज दे वुड बी टेकन अप वाइल डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स एंड स्पेस अक्रॉस प्राइमरी क्लास की बात हो रही है। 2D आकारों की
भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। मैचेस द प्रॉपर्टी ऑफ 2D शेप्स बाय ऑब्जर्विंग दियर साइड्स एंड कॉर्नर्स। देन 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। उसके बाद डिस्क्राइब करना प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप्स को। उसके बाद आकार 2D आकारों को छांटना, सॉर्ट आउट करना। विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। डिस्क्राइब द वेरियस 2D शेप्स बाय काउंटिंग देयर साइड्स, कॉर्नर एंड डायगोनल्स। तो देखिए अगेन सीक्वेंस से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। हम ऑप्शन नंबर 4 को एक बार देख लेते हैं कि कौन सी टर्म बच्चा पहले कर रहा है और कौन सी बाद में कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले वो 2D आकारों को छांटेगा कि कौन कौन से सेम हैं, कौन कौन से डिफर हैं। उसके बाद बच्चा देखेगा कि 2D आकारों की जो भुजाएं हैं, जो शीर्ष हैं, मतलब साइड्स हैं, जो कॉर्नर्स हैं, उनके भी हाफ पे उसको ऑब्जर्व करेगा। फिर देखेगा क्या इसकी सेम है। मान लो वो स्क्वायर की बात करे या रेक्टेंगल की बात करे तो क्या सेम आ रहा है इनमें से, क्या सेम नहीं है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। उसके बाद वो आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करेगा, डिस्क्राइब करेगा प्रॉपर्टी ऑफ 2Ds को। उसके बाद वो सबसे लास्ट में उसके बाद ये डी करेंगे, डी वाले पे आएंगे कि 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का विकर्णों की गणना करते उनका वर्णन करेंगे। आफ्टर दैट वो विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करेंगे। क्लियर। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ स्ट्रेटेजी ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व। व्यापक हल या फिर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, यूजिंग क्लूज टू अराइव एट अ सॉल्यूशन। यह क्रियाकलाप आधारित उपागम, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, या अनुमान लगाना, एस्टिमेशन करना। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्ट्रेटेजी है मैथमेटिक्स की वो क्या इन्वॉल्व करती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग वो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच पे डिपेंड होती है। ठीक है, क्रियाकलाप आधारित उपागम पर। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस टेस्ट इन मैथमेटिक्स इज। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, टू नो द गैप्स ऑफ चिल्ड्रन इन अंडरस्टैंडिंग। अभिभावकों की को प्रतिपुष्टि देना, टू गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स। या प्रगति पत्रक को भरना, टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट। सनांत परीक्षा के प्रश्न पत्र की योजना बनाना, टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन। तो देखिए निदानात्मक होता है, डायग्नोज मतलब कि बच्चे को कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद रेमिडियल टीचिंग या रेमेडी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या इसमें इन्होंने पूछा कि निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। तो बच्चों को कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या समझने में उनकी प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको देखेंगे। ये इसका उद्देश्य होता है। देखिए जैसे कि डॉक्टर होता है ना, हमें टेम्परेचर है तो वो हमें चेक करता है, उसके बाद ही तो वो हमें दवाई देता है। तो सबसे पहले वो डायग्नोज करते हैं, देन रेमेडी उपलब्ध कराते हैं। तो डायग्नोज में क्या होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है उस चीज़ को देखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट होगा। टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद फीडबैक दे दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 बच्चों की एक छोटी सी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? विकास टीचेस मैथमेटिक्स टू अ क्लास ऑफ 56 स्टूडेंट्स. He believed that conducting a test is effective if the feedback is given immediately. He conducted a short class test of 10 marks. What is the best possible way of giving the feedback effectively? वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करे। He can let the student check each other's answers. वह एक दूसरे को बोले कि भाई एक दूसरे के उत्तरों की जांच करो। He can explain the solution of each problem on the board and ask the student to check their answer. वह प्रत्येक सवाल को मतलब बोर्ड पे हल करवा रहे हैं और विद्यार्थियों से कहेंगी कि अपने अपने क्वेश्चन को समझ लो।
he can have a whole class discussion on ways in which they have got their solution and which is the effective strategy to arrive the correct. वो पूरी कक्षा को चर्चा का आयोजन कर सकता है कि किन तरीकों से अपने उत्तर पर पहुंचे हैं और सही उत्तर पर पहुंचने का प्रभावी युक्ति कौन सी है। देखिए, एक टीचर हैं जो 56 विद्यार्थी हैं उनकी क्लास में, वो क्या करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं तो पूछते, भाई उनका मानना है कि तभी की तभी फीडबैक ले लो तो वो बहुत इफेक्टिव लर्निंग है। ठीक है, तो वो 10 बच्चों की एक छोटी सी कक्षा परीक्षा का आयोजन करते हैं, मतलब 10 क्लास के बच्चों का क्लास के 10 बच्चों का टेस्ट लेते हैं। तो प्रभावी तरीके से कौन सा बेस्ट होगा, फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका इनमें से कौन सा है। तो इनमें से सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन नंबर डी, वो पूरी कक्षा के साथ डिस्कशन करेंगे। आप कौन से मेथड के साथ अपने आंसर पे पहुँचे हो, आप कौन से मेथड के साथ अपने आंसर पे पहुँचे हो, इस चीज़ की डिस्कशन करेंगे। और क्या करेंगे, सही उत्तर मतलब जो राइट आंसर पे पहुँचने की जो युक्ति, जो मेथड होगा बच्चों को, वो बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर ठीक होगा। पिक आउट एट एनी, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, अ टीचर कैन स्टार्ट विद हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। कंपेयरिंग एरिया ऑफ एनी फिगर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक पाम, लीफ, पेंसिल एंड नोटबुक। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय फाइंडिंग लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड यूजिंग द फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द रेक्टेंगल। या फिर इकाई वर्ग गणनन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ फिगर्स विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग यूनिट स्क्वेयर्स। या फिर भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। एक्सप्लेनिंग ऑफ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ फिगर ऑफ डिफरेंट शेप। तो देखिए, क्वेश्चन क्या था कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराना है, इंट्रोड्यूस करवाना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं, तो देखिए उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि पाल्म हो गई यहाँ पर हम लोगों की, है ना, इस तरह से पाल्म। और फिर जैसे कोई लीव हो जाती है, उस लीव जैसे ही देखिए इन्होंने कि इसने कितना एरिया कवर किया, ये कितने एरिया में बैठी है। इस तरह से कंपेयर करके हम बच्चों को एरिया का कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। कंपेयरिंग एरिया ऑफ एनी फिगर with the help of different objectives like palm, leaf, pencil, notebook, etc. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भिन्नों की मतलब फ्रैक्शंस की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से स्टार्टिंग करेगा। टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, अ टीचर कैन बिगिन विद, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना। आइडेंटिफाइंग न्यूमिरेटर, डिनोमिनेटर ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस। या फिर संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। फाइंडिंग फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। या फिर a बाई बी के रूप में भिन्न लिखना जिसमें b इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, उसके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। आइडेंटिफाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ थिंग्स अराउंड देम। तो देखिए, फ्रैक्शंस का पढ़ाना है बच्चों को कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग किससे करेंगे, आइडेंटिफाइंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस। मान लो हम बच्चों को इस तरह एक फ्रैक्शंस देते हैं, हम बच्चों को बोलेंगे आप बताओ कि न्यूमिरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है। जैसे जैसे वो इस चीज़ को सीखेंगे वैसे वैसे वो मतलब फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे कि 3/5 और 3/7। रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि while teaching comparison of fractions in which the numerators are same, that is 3/5 or 3/7, Rohit's response was, since the numerators are same and since 7 is larger than 5, therefore 3/7 is bigger than 3/5. This suggests that रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है।
रोहित डज नॉट अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शन। रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। रोहित डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। रोहित डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया। तो देखिए ऑप्शन राइट कौन सा होगा, भिन्नों के परिणाम को नहीं जानता या फिर अंश और हर की अवधारणा। तो देखो उसको है, उसको पता है कि कौन सा अंश है कौन सा हर है। ये कोई मतलब बात नहीं हुई कि उसने कोई प्रैक्टिस नहीं की। तो 1 और 3 में से हम चूज़ करेंगे। तो देखिए उसे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन क्लियर नहीं है, बाकी बच्चे को अंश हर की तो नॉलेज है। रोहित डज नॉट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा यहाँ पर, राइट होगा। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात होती है। मतलब व्हेन टीचिंग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन अ टीचर केम अक्रॉस द फॉलोइंग एरर। वो क्या है, 1/2 + 1/3 2/5 लिख देता है बच्चा। व्हाट रेमेडियल एक्शन कैन बी टीचर टेक इन सच अ सिचुएशन। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। बच्चे को बोलें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आस्क द स्टूडेंट टू प्रैक्टिस एज मच एज शी कैन डू। इसमें अधिक हस्तक्षेप ना करें क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी समझ भी बढ़ जाएगी। नो इंटरफेक्शन इन नीडेड बिकॉज शी विल अंडरस्टैंड एज शी ग्रो। प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करें। हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फ्रैक्शन, या फिर एलसीएम की अवधारणा को बच्चों समझने में बच्चे की सहायता करें। देखो अब इस तरह से उन्होंने मिस्टेक की, तो टीचर को किस तरह इसमें रेमेडियल एक्शन लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। और ये क्या बोला कि मतलब इंटरफेयर ही मत करो, आगे क्लास में जाएगा तो सब सीख जाएगा। जब बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आगे भी रॉन्ग ही करके आएगा, ठीक है। हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फ्रैक्शन, नो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। बच्चे ने यहाँ पे गलती क्या की है, उसे एलसीएम लेना नहीं आया ना। आपको भी पता है इस तरह का क्वेश्चन होता है तो बच्चे को पहले एलसीएम लेना होता है। तो हम उसकी हेल्प करेंगे कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से समझने में बच्चे की हेल्प करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है। द चैप्टर इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 4th हैव टाइटल्स लाइक द जंक सेलर, ट्रिप टू भोपाल, द वे द वर्ल्ड लुक्स। दिस शिफ्ट हैज़ बीन डन टू। पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, चैलेंजेस द स्टूडेंट्स टू गेस द मैथमेटिकल कंटेंट इन द चैप्टर्स। उन्हें अलग सा समझाने के लिए, मेक देम अंडरस्टैंड डिफरेंटली, या दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, मेक इट इंटरेस्टिंग बाय रिलेटिंग इट टू एवरीडे लाइफ, या कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानकारी देने के लिए, टू नो अबाउट द सेलिंग जंक्स एंड ट्रैवलिंग। तो देखिए ये चेंजेस जो इनके टाइटल्स में किए गए हैं, आप लोगों को पता होगा ये कैसे टाइटल है। ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना इन टाइटल्स को। तो हम बच्चे का जो मतलब इस तरह के जो शीर्षक रखे गए हैं ना, बच्चे की डेली लाइफ से कनेक्ट करने के लिए, रिलेट करने के लिए रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, मेक इट इंटरेस्टिंग बाय रिलेटिंग इट टू एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी है। टू बी अ गुड मैथमेटिशियन वन मस्ट बी एबल टू, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला लर्न होना, मेमोराइज मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सॉल्व द प्रॉब्लम इन नो टाइम, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड मेक कनेक्शन अक्रॉस द कॉन्सेप्ट, या फिर सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, मास्टर ऑफ टेक्निक ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन। तो देखिए सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए एक गुड मैथमेटिशियन में, कि उन्हें सभी कॉन्सेप्ट पता हो, वो लागू कर पाएँ और उनका आपस में रिलेशन बना पाएँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट होगा, अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड मेक कनेक्शन अक्रॉस द कॉन्सेप्ट, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें रिलेशन बनाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में डिस्कशन शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कैसे कुछ वस्तुएं फिसलती हैं हेल्प करो। एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि start a discussion in the class on things in the child's environment which roll and slides. Help children to look at their shapes and see how some things roll and other slides. Suggestions like this have been given in the NCERT book of class 2nd to help a teacher understand that. चर्चाएं बहुविधि परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। डिस्कशन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर मैथमेटिक्स क्लासरूम। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर द टीचर्स टू ड्रॉ द चिल्ड्रंस अटेंशन टू द थिंग्स अराउंड देम। आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करती है। डिस्कशन supplemented with demonstration helps student to understand concept better. Discussion bring multiple perspective into the class. तो बताइए इस तरह की जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो क्या डिस्कशन से क्या होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट होगा। निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को की जो संकल्पनाएं होती हैं ना, जो थॉट होते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं, उनको समझने में उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ हमें फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ने के लिए प्रगति पर टीचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करके। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।